गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है गार्नर बनाम मर्रे विवाद। प्यारे बच्चों, अभी आप साझेदारी फर्म के विघटन के क्वेश्चन कर रहे थे और इसी चैप्टर में ये गार्नर बनाम मर्रे का विवाद है। तो समझते हैं गार्नर बनाम मर्रे के विवाद को। प्यारे बच्चों, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार विभिन्न अनुबंध के अभाव में यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। अब ये दिवालिया क्या है, किसे कहते हैं दिवालिया? प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो गए हैं और उन दायित्व को वह चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति दिवालिया कहलाता है। लेकिन दिवालिया तभी कहलाएगा जब सरकार ने दिवालिया अधिनियम 1909 या 1920 के अनुसार उसे दिवालिया घोषित कर दिया है। मतलब वह व्यक्ति जिसकी संपत्तियां उसके दायित्व से कम है, उसके दायित्व, उसका कर्ज, उसका ऋण बहुत अधिक है और उसकी संपत्ति बहुत कम है और वो उस दायित्व को चुकाने के लिए, वो उस ऋण को चुकाने के लिए, वो उस कर्जे को चुकाने में असमर्थ है, तो सरकार उसे दिवालिया अधिनियम के तहत दिवालिया घोषित कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। कभी कभी साझेदारी फर्म में भी यह परिस्थिति आ जाती है कि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है और जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो साझेदारी फर्म विघटित हो जाती है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। जो शेष साझेदार हैं वो साझेदारी फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है तथा जो साझेदार दिवालिया हुआ है उसकी हानि को अन्य साझेदार, जो शेष साझेदार हैं, उनमें बांटा जाता है। अब ये जो दिवालिया साझेदार हुआ है, इसकी हानि को किस अनुपात में बांटा जाए, इस विवाद से पहले जो साझेदार दिवालिया हो जाता था उसकी हानि को लाभ-हानि अनुपात में बांटा जाता था या साझेदारी संलेख में जो निर्देश लिखे गए थे उस अनुपात में बांटा जाता था। लेकिन इस विवाद के बाद साझेदार जो दिवालिया हुआ है उसकी हानि को पूंजी के अनुपात में बांटा जाने लगा। समझते हैं ये विवाद क्या था। इंग्लैंड की एक साझेदारी फर्म जिसके 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और विलिकिंस। ये समान साझेदार थे लेकिन इनकी पूंजी असमान थी और विलिकिंस दिवालिया हो गया था और दिवालिया होने पर साझेदारी फर्म की संपत्तियों को बेचकर बाह्य दायित्व को भुगतान कर दिया था और उसके बाद 30 जून 1900 में ये आर्थिक चिट्ठा था, ये आर्थिक स्थिति थी कि गार्नर की पूंजी 2500 पाउंड थी और मर्रे की पूंजी 314 पाउंड थी और संपत्तियों की वसूली के बाद, दायित्व के भुगतान के बाद नगद 1916 पाउंड, विलिकिंस के पूंजी खाते का डेबिट शेष 263 पाउंड और वसूली की हानि, संपत्ति की वसूली की हानि 635 पाउंड थी। इस प्रकार 2814 पाउंड ये इनके आर्थिक चिट्ठे का योग था। अब विवाद यह था कि इस हानि को
किस अनुपात में बांटा जाए। ब्रिटिश अधिनियम 1890 की धारा 44 के अनुसार इस हानि को उसी अनुपात में बांटा जाता जिस अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ये समान साझेदार थे तो समान अनुपात में बांटा जाता। इस प्रकार ये जो विल्किंस की हानि है 263 और वसूली की हानि 635, कुल हानि 898 पाउंड और इसको गार्नर और बनाम गार्नर और मर्रे बांटते और ये बराबर बांटते और इस प्रकार 449 रुपए इनको हानि दोनों को वहन करनी पड़ती। और ये हानि वहन करने के बाद मर्रे को 135 पाउंड गार्नर को लाके देने पड़ते क्योंकि मर्रे की पूंजी 314 पाउंड थी और उसको हानि वहन 449 पाउंड करनी थी। इस प्रकार उसे 135 पाउंड लाकर गार्नर को देने थे। गार्नर की पूंजी 2500 थी, हानि उसको वहन 449 करनी थी। 2051 पाउंड उसको फर्म से प्राप्त करने थे। 1916 पाउंड फर्म के पास नगद था और उसको 2051 पाउंड उसको मिलने थे। 135 पाउंड उसको मर्रे लाके देता है। इस प्रकार 2051 पाउंड उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुराने अधिनियम के अनुसार मर्रे को 135 पाउंड लाकर गार्नर को देने पड़ते और 1916 पाउंड जो बचा था वो केवल गार्नर को ही लेना था। अब दोनों में विवाद हो गया और क्योंकि गार्नर ये चाहता था कि जो विल्किंस की हानि है उसको लाभ हानि अनुपात में बांटा जाए, जो इस प्रकार ये। लेकिन मर्रे ये चाहता था कि ये जो विल्किंस की हानि ये पूंजीगत हानि है और इसको पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। और ये विवाद इंग्लैंड की अदालत में पहुंच गया और 1903 में माननीय न्यायाधीश जॉयस ने इस पर निर्णय दिया और ये निर्णय इस प्रकार था। पहला निर्णय कि दिवालिया साझेदार की जो पूंजीगत हानि है वो पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी और पूंजी का अनुपात दिवालिया होने से ठीक चिट्ठे में दिखाई गई पूंजी के आधार पर निकाला जाएगा। अगर पूंजी खाते स्थिर हैं तो पूंजी जो दे रखी है उसी के अनुपात में हम इस हानि को बांटेंगे। उसमें संचय तथा लाभ को उसमें समायोजित नहीं करेंगे। लेकिन अगर परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं तो उसमें लाभ व संचय को समायोजित किया जाएगा और इसके बाद जो अनुपात आएगा उस अनुपात में यह हानि को बांटा जाएगा। दूसरा ये निर्णय दिया कि जो वसूली की हानि है उस हानि को सभी साझेदारों में दिवालिया साझेदार सहित लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। वसूली की हानि को सभी साझेदारों में दिवालिया सहित लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। और तीसरा निर्णय ये दिया कि जो वसूली की हानि है जो सक्षम साझेदार हैं गार्नर और मर्रे वो नकदी में लेकर आएंगे। तो ये तीन निर्णय माननीय न्यायाधीश जॉयस ने दिए। पहला कि जो विल्किंस की पूंजीगत हानि है उसको पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा तथा वसूली की हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा तथा वसूली की हानि को जो सक्षम साझेदार हैं वो नगद लेके आएंगे। ये इस निर्णय के अनुसार इन दोनों के विवाद का निपटारा हुआ और ये विवाद साझेदारी फर्म के विघटन में लागू होता है। भारत में भी ये विवाद का जो निर्णय है वो लागू किया जाता है, लेकिन जो ये तीसरा निर्णय है उसको लागू नहीं करते। जो नगद लाने का है, जो सक्षम साझेदार नगद, उसको शामिल नहीं करते। बाकी ये दो निर्णय, पहला वही कि जो
पूंजीगत हानि, जो दिवालिया साझेदार हुआ है उसकी हानि को पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा जो शेष साझेदार हैं, और वसूली की हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन वसूली की हानि को नए साझेदार नकद रूप में नहीं लाएंगे। ये निर्णय भारत में लागू होता है। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है तो आप गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार क्वेश्चन करेंगे, या गार्नर बनाम मर्रे का नाम दे रखा है तो पूरा क्वेश्चन गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार करेंगे। अगर भारतीय प्रणाली के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अगर इस क्वेश्चन को किया जाएगा तो ये निर्णय भारतीय साझेदारी अधिनियम में भी मान्य है, लेकिन वो जो वसूली की हानि को लाने वाला निर्णय है उसको हम यहाँ शामिल नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आज इस प्रकार आपको ये गार्नर बनाम मर्रे का विवाद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते समय इस विवाद को आप ध्यान में रखेंगे और इस विवाद को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आप करेंगे। धन्यवाद।